नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। कोरोना की रफ्तार पर अभी ब्रेक तो नहीं लगा, लेकिन पहले की बजाय नए केस में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच जो ताज़ा रिसर्च सामने आई है वो डराने वाली है। वैज्ञानिकों की माने तो सर्दी के मौसम में कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लगी हुई हैं। कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मास्क पहनने, हाथ साफ करते रहने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बरतने के नियमों की याद भी दिलाई। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। हालांकि कोरोना के साथ साथ डेंगू भी पैर पसार रहा है। आए दिन किसी न किसी जिले से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में डेंगू से निपटने का क्या प्लान है और क्या अब कोरोना के साथ ही सभी को जीना होगा? इन्हीं सवालों को लेकर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे हम इस बड़ी बहस में। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बचाव ही हथियार है के मूल मंत्र पर चलते हुए सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रतिज्ञा लेकर इस महामारी से लड़ने का संकल्प दोहराया। सीएम के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, वर्चुअल माध्यम से सभी जिला सचिवालयों से जुड़े उपायुक्तों, जिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी प्रतिज्ञा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम जन आंदोलन संकल्प कोविड-19 अभियान के तहत इस तरह के कार्यक्रम का सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे देखकर आम जनता और प्रशासनिक विभागों के कार्यालयों में भी कोविड महामारी से लड़ने की प्रतिज्ञा ली गई। मैं मनोहर लाल संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना महामारी का प्रकोप भले ही कम ज्यादा हो रहा है, मगर अभी भी ये जारी है। इसलिए पीएम ने आम जनता को हमेशा सावधान रहने के लिए जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की है। इस कड़ी में प्रदेश भर में खुद सतर्क रहने वाले और दूसरों को जागरूक करने की शपथ भी यहां पर दिलाई गई है। कोरोना की जो महामारी है, मार्च से लेकर के और अब तक लगातार चल रही है। इसमें कभी कभी बीच में सुधार भी होता है, लेकिन हमेशा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि समाज के सब लोग, अग्रणी लोग खास करके, उसमें शपथ लें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर किसी नागरिक को स्वयं आगे आना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आम जनता सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क का प्रयोग करे। इसके लिए पहले से ही गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें मुफ्त मास्क वितरण और जुर्माना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और अपने हाथों को साफ करने पर भी जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने त्योहारों का सीजन आने से पहले कोरोना महामारी से कैसे अपना बचाव किया जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।
इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सवाल है कि क्या कोरोना काल में डेंगू जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो उससे निपटने का प्लान क्या है। कोरोना काल में डेंगू से निपटने का क्या प्लान है सरकार का, और जन आंदोलन संकल्प कोविड-19 अभियान से किस तरह से हरियाणा स्वस्थ होगा, और क्या बड़ा सवाल अभी तक का है कि क्या अब कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सवाल है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के, और इस पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे साहब जुड़ेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से महिमा जी जुड़ेंगी, और इनेलो की तरफ से रणवीर लोहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। अत्रे साहब, प्रधानमंत्री ने तो जन आंदोलन की शुरुआत कर भी दी, लेकिन क्या शपथ दिलाकर इस महामारी से, और खासकर जो इसके सहायक के तौर पर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां और फैलती जा रही हैं, क्या शपथ के काम से पूरा हो जाएगा जन आंदोलन? आंदोलन कोविड-19 ये जागरूकता समाज में पैदा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों, और जो कोविड के बचाव के पैमाने निर्धारित किए हुए हैं या जो कोविड से बचाव के उपाय हैं, लोग उसका पालन सख्ती से करें। इस तरह की जागरूकता लगातार समाज में होना जरूरी है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज की तारीख तक पूरे विश्व के अंदर कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे पास जो बचाव के उपाय हैं उनको करना ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमें इसका पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं जी। और कई बार आप देखेंगे यतेंद्र, समाज के अंदर बहुत से लोग, मैं उनको किसी का नाम नहीं लूंगा, इस तरह के अभी देखा गया है कि उनको ये मालूम होते हुए कि खुद वो कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित हैं, उसके बावजूद पब्लिक प्लेस पे चले जाते हैं, मीटिंग्स में चले जाते हैं। इस तरह का काम ना हो, ऐसे लोगों को ये बात समझ में आए कि साहब आपको अपने आप को भी बचाना है और अपने जो सज्जन प्रेमी है उनको भी बचाना है, तो इसलिए ये उपाय। आपका इशारा कांग्रेस नेताओं की तरफ है अत्रे साहब? नहीं, मेरा किसी पर्टिकुलर नेताओं की तरफ नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मेरे सामने है और वो भी मुझे पब्लिक मीटिंग में तो कौन नेता ही जा रहे होंगे ना। देखिए, मैं वही बताने लगा था, मेरे एक कांग्रेस प्रवक्ता मित्र हैं, उन्होंने एक बार मेरे सामने स्वयं जिक्र किया कि उनकी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता अपना कोविड का टेस्ट का सैंपल देके अगले दिन मीटिंग में चली गई और उससे नेक्स्ट डे वो पॉजिटिव आ गई। जबकि होना ये चाहिए था कि जब उन्होंने सैंपल दे दिया था, जब तक रिपोर्ट ना आए वो अपने को घर में ही रखती, रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड करती कि अगर पॉजिटिव है तो घर में रहें और नेगेटिव है तो बाहर जा सके। लेकिन उन्होंने इस चीज का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा और बाकी के जीवन को खतरे में डाल दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उदाहरण मेरे सामने, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। नहीं, नाम चलिए, नाम महिमा जी से पूछ लेते हैं कि महिमा जी भी महिला हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी की, और उन्हीं की पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं। महिमा जी, क्या इस तरह के नेता हैं आपके यहाँ, और कौन है? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड का मसला एक ऐसा मसला है जिसमें हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, और कांग्रेस ने और हमारे माननीय नेताओं ने पहले दिन से, जनवरी के महीने से ये प्रयास किया। लॉकडाउन तो मार्च के महीने में हुआ था। हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये प्रयास जनवरी से किया, उसके बाद नमस्ते ट्रंप भी हुआ यहाँ पर। और कांग्रेस में जो वाकया अभी मेरे साथी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी ने बताया, मैं इस बात पे जरा प्रकाश डाल दूं कि अभी 5 अगस्त को एक बड़ा समारोह हुआ था उत्तर प्रदेश की एक बड़े स्थान पर, और पूरे देश ने उसको मनाया था, और वहाँ के जो सबसे बड़े महंत जी थे वो कोविड पॉजिटिव आ गए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की कि मैं 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समारोह में उन महंत जी के साथ लगातार मौजूद था। और वहां नहीं, वो महंत जी तो जो मथुरा गए थे उसके बाद तब आए थे, मथुरा जाने में काफी दिन बीत चुके थे महिमा जी। वो उस समय की बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था, अयोध्या में भी गया था, और पूरी सावधानी के साथ वो कार्यक्रम हुआ था, मेरी आंखों के सामने सारा कार्यक्रम हुआ था। महंत नृत्य गोपाल दास जी थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मथुरा में जाकर आए थे पॉजिटिव। आप कांग्रेस के नेताओं की तरफ इशारा करने से पहले
अभी पिछले हफ्ते भी यतेंद्र जी आपके कार्यक्रम पर मैं थी और आप कुछ सवाल उठा रहे थे हमारी ट्रैक्टर रैली के ऊपर। उसके बाद अभी मैंने शुरू में ही कहा कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, हम सभी आप चाहे संचालक हैं, हम चाहे प्रवक्ता हैं, पहली बात तो हर पार्टी को ये बात उठानी चाहिए, अपने आसपास जागरूकता लानी चाहिए। अब दूसरी बात, क्या आप अपनी उस महिला नेता को भी जागरूकता लाने की बात कहेंगी जिनका नाम अभी तक बताया नहीं अत्रे साहब ने? मैंने कहा कि हर किसी को ऐसे बहुत सारे उदाहरण, इन्होंने एक उदाहरण सीधे सीधे तौर पर दे दिया, वो नाम लेकर भी बता दें। और मेरे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण बीजेपी भाजपा वालों को देख करके कोविड भाग रहा है, उनको नहीं हो रहा है। बिल्कुल बताइए, ये बहस इस बात पर है, जन जागरूकता को लेकर है। अगर नेता ही ऐसा करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? यतेंद्र जी, मेरा सबसे पहले तो आपसे आग्रह है कि आप सवाल पूछते हैं तो प्लीज जवाब पूरा करने दिया करें। 1 घंटे का कार्यक्रम है आपका, आप जवाब तो सुना करें, इसमें ना। मैं पूरा जवाब ही सुन रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपका सवाल आप दोहराए ही जा रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं पहुँच पाएगा जनता तक। जवाब ही देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जवाब ये है कि मैंने पहली पंक्ति यही कही कि कोरोना का मुद्दा एक पैंडेमिक का मुद्दा, एक महामारी का मुद्दा पूरे विश्व भर में ऐसा है। ऐसे देश हैं जो इससे निपट चुके हैं, और हमारा देश ऐसा है जो दिवाली मनाने से तो लोगों को रोक रहा है, क्योंकि वो दिवाली हमारे प्रधानमंत्री जी महाभारत के साथ तुलना करके अप्रैल के महीने में ही मनवा चुके हैं कि अभी दिए जलाओ, थालियां बजाओ। अब असल में दिवाली आई है तो हमारे यहाँ पर सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे पास ज्यादा कहने को कुछ इसमें और ज्यादा नहीं है फिलहाल आपके सवाल के जवाब में। कहने को यही है, इसको राजनीतिकरण इसका नहीं किया जाना चाहिए, इसका इस्लामीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये हर किसी की जिम्मेवारी है, मेरी भी, आपकी भी। हम अपने आसपास जागरूकता बढ़ाएं जितनी ज्यादा हो सके, हमारे देश हमारे नागरिक ना मरे। ठीक है, मैं आऊंगा अत्रे साहब। रणवीर साहब भी हमारे साथ है। रणवीर जी, महिमा जी जिस तरह से कह रही थी और यह जन आंदोलन करके जो एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन मार्च से लॉकडाउन है और लगातार कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा जन जागरूकता को लेकर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू को लेकर तो हर साल जिस तरह से देखते हैं, हर बार मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो कहाँ कमी रह जाती है जन जागरूकता को लेकर? उसके बाद फिर भी यही नारा दिया जाता है कि जागरूकता फैलाएंगे। मेरा तो स्पष्ट एक बात का कहना है, इंडियन नेशनल लोकदल पहले भी एक बात कही थी कि ये जो महामारी है ये पूरे देश के लिए है। मतलब हर देश के नागरिक का ये फर्ज बनता है कि अगर किसी भी आदमी को कोई कोरोना की महामारी की वजह से बीमारी आ गई तो उसका खुद का ये खुद बनता है कि वो खुद अपने किसी रूम में जाके सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए। और पूरे देश के अंदर जैसे ये जो अभी अत्रे जी ने कहा कांग्रेस ने ये किया, और महिमा जी कह रही थी कि भाई बीजेपी के लोगों ने ये कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि इस महामारी की जब दवाई है ही नहीं तो ये पूरे देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि इसके साथ अच्छे से निपटा जाए और अपने आप को बचा के, मतलब ये देश का मुद्दा है, इसमें हम राजनीति करें वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। रही बात डेंगू की, डेंगू में भी स्पष्ट तौर से पिछले 1-2 साल से यह है कि आप अपने घर में सिर्फ 10 मिनट कहीं पानी ना ठहरने दे, हर रोज खाली कर दे, तो ये डेंगू की महामारी भी खत्म हो जाएगी। मतलब इस पे राजनीति ना करके केवल मात्र देश का मुद्दा है, हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी महिला को अगर कोरोना हुआ, उन्होंने टेस्ट करवाया, अगली सुबह जाके वो अगर मीटिंग करती है तो मुझे लगता है कि वो गलत किया उन्होंने। अगर भारतीय जनता पार्टी के ये काम करते हैं, जैसे शुरुआती दौर में पता भी नहीं था कि ये महामारी कितनी खतरनाक है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के आईएएस ऑफिसर थे, शायद ओएसडी भी थे ये हमारे बीजेपी में, उनके आगे भी उन्होंने क्वारंटाइन किया का पोस्टर भी चस्पा किया था, लेकिन उन्होंने उस पोस्टर को भी फाड़ दिया था, वो विदेश से आए थे, उनकी भी वो गलत बात थी। मतलब अगर इसके ऊपर राजनीति करते हैं तो ये हमारा छोटी मानसिकता का एक परिचय हम दे रहे हैं। एक देश का मुद्दा है और हमने इसके ऊपर राजनीति नहीं करके, और जिसको भी जो बीमारी अगर हो गई तो वो अपने आप को घर में क्वारंटाइन करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, ताकि किसी पड़ोसी को या किसी भी आदमी को सब राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो आज की डिबेट में मुझे लग रहा है कि जैसे अत्रे जी ने कहा कि कांग्रेस की एक महिला नेत्री थी, उन्होंने वो करवा, उनको ये बोलो कि उनकी गलत बात थी। और बीजेपी के लोग, जब महामारी का पता ही नहीं था कितनी खतरनाक है, उनके भी नेता ऐसे थे जिन्होंने पोस्टर चस्पा करने के बाद भी और वो पोस्टर भी उतार लिया और लोगों से मिले भी। तो ये दोनों ही पार्टियां मुझे लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस चीज में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देश का मुद्दा है
और इस देश के मुद्दे में राजनीति ना करके इस महामारी की तरफ एक जागरूकता का अभियान छेड़ना चाहिए। और ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूँ अत्रे साहब से। जी अत्रे साहब। देखिए, पहली चीज तो यह है कि लोहान साहब ने जो कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन लोहान साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। पार्टी, लेकिन वो आपकी पार्टी के ओएसडी हैं। और दूसरी बात, अरे पार्टी के ओएसडी नहीं होते, सरकार की तरफ से ओएसडी होंगे। नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। लोहान साहब रुकिए जी, वो ओएसडी भी नहीं है। हालांकि जिस वक्त ये विषय उठा था, एक टीवी चैनल ने उठाया था, उन्होंने स्वयं सामने आके अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। वो सरकारी अधिकारी है। एक दूसरी बात, जो मैंने जिक्र किया ना कांग्रेसी नेत्री का, वो जब यतींद्र ने एक उदाहरण मांगा तो तुरंत मेरे जहन में वो इसलिए आया क्योंकि वो मेरे नजदीक का उदाहरण था और मुझे कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने बताया था, तो मेरे जहन में आया, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। लेकिन नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता और किसी की बीमारी को मैं पब्लिसाइज भी नहीं करना चाहता जी। लेकिन राजनीतिकरण क्या होता है उस पर मैं बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, यतींद्र आपने देखा होगा, दो चीजों का खास तौर पर जिक्र किया। एक, दिवाली मनाने से रोक रहे हैं, दो, इस्लामीकरण कर रहे हैं। साहब, पूरी चर्चा में, पूरी डिबेट में ना तो एंकर ने इस्लाम का नाम लिया, ना किसी प्रवक्ता ने इस्लाम की बात की, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को जिंदा रखते हुए जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग किया। यह है राजनीतिकरण। और कौन रोक रहा है दिवाली मनाने से? ये हम सब कहते हैं कि आपने जो 2 गज की दूरी है वो बनाए रखनी है, मास्क लगा के रखना है, फेस शील्ड लगा के रखना है, इनका पालन करना है। रोका किसने? ये क्यों इस तरह के शब्द और इस तरह की भाषा और इस तरह की लाइनें प्रयोग हो रही हैं? ये है राजनीति। और मैं तो यहां स्पष्ट तौर पे कहूंगा, जब बहुसंख्यक समाज का जिक्र आता है, सनातन समाज का जिक्र आता है, पता नहीं कांग्रेस के लोग क्यों बहुसंख्यक सनातन समाज के खिलाफ, उनकी भावनाओं के खिलाफ खड़े होके इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं। साहब, हमने तो यार जिक्र भी नहीं किया, ना एंकर ने जिक्र किया, ना डिबेट में जिक्र हुआ इस्लामीकरण का। उसके बावजूद इस्लामीकरण कहने का मतलब क्या है? आप चाहते हैं वो मतलब मैं महिमा जी से जान लेता हूँ। महिमा जी, बात या कोरोना की हो रही है, डेंगू की हो रही है, जो ना धर्म देखता है ना किसी राजनीतिक पार्टी को देखता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी धर्म जात पात के आगे बढ़ रही है और कारण है लापरवाही। लेकिन आप इस्लामीकरण को बीच में ले आए, कौन कर रहा है आखिरकार? अब अगर आप सुनेंगे तो मैं उत्तर दूंगी और आप इंटरवीन करेंगे तो मैं रुक जाऊंगी। इस्लामीकरण की बात मैंने नहीं, देखिए, मैंने अनुशासन से दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे अवसर का सम्मान करें जैसे मैंने आपके अवसर का किया। इस्लामीकरण की बात मैंने नहीं उठाई। बीबीसी, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पूरे विश्व के पास हमारे देश के समाचार लेकर जाता है, बीबीसी पर एक ऐसी रिपोर्ट का रिलीज हुआ है, लॉन्च हुआ है, जिस रिपोर्ट में ये तमाम बातें जो मैंने बताई वो कही गई। ये वो रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने नहीं बनाई है। अगर कांग्रेस के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इन बातों को भुनाती है या इनका फायदा उठाती है, तो आप ये समझ लें कि वो रिपोर्ट जो है वो हमसे बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट ने बनाई है, बहुत बड़े बड़े संशोधकों ने बनाई है, वो लोग ये शोधकर्ताओं ने बनाई है, क्षमा चाहती हूँ। तो वो जो शोध करता है वो हमें देख के, बीमारी तो कोविड क्या यतेंद्र जी, बीमारी तो कोई भी, बुखार भी जाति धर्म देखकर नहीं आता है। बीमारी जो आती है वो सबको बराबर अफेक्ट करती है। खून जो बहता है वो बराबर सबका, वो हिंदू मुसलमान का देख के नहीं बहता है, सभी का लाल है। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल ठीक है और राजनीतिकरण ना किया जाए इस डिबेट पर। आज ये बात सबसे पहले मैंने ही उठाई, यानी कि कांग्रेस ने ही उठाई कि इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब लेकिन क्योंकि हमारे माननीय प्रवक्ता जी जो हैं बीजेपी के, उन्होंने पहले एक बात बोल दी थी, मुझे उसका उत्तर देना जरूरी था। मैंने तो जवाबी प्रतिक्रिया दी, मैंने ये बात शुरू नहीं की। मेरा जो पहला पॉइंट था वो मैंने दे दिया था। मेरा पहला पॉइंट यही था कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय नेता पहले दिन से यही कह रहे हैं। राजनीति करने का मुद्दा तब आता है जब संसद में डेटा नहीं होता। हमारे पास माइग्रेंट लेबरर्स की डेथ्स का डेटा नहीं है, हमारे पास हेल्थ वर्कर्स की डेथ्स का डेटा नहीं है। हम क्या जवाब देना चाहते हैं अपने हेल्थ वर्कर्स को और अपने हेल्थ कम्युनिटी को, जो जिनसे हम ये अपेक्षा तो कर रहे हैं कि वो अस्पतालों में खड़े होकर हमारी सुरक्षा करें, हमारे लिए तत्पर खड़े रहें, लेकिन हमारे पास उनकी मौतों का ही डेटा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारे जो मॉरेटोरियम्स में और हमारे जो शमशान, हमारे कब्रिस्तानों में जो लाशें गई हैं, जो संस्कार हुए हैं, उसका नंबर कहीं ज्यादा है
बजाय कि उसके जो कोविड से हम डेटा निकाल रहे हैं, यानी कि हमने जो प्रोजेक्शन ऑफ डेटा किया है वो भी बहुत कम किया है। अब रही बात कांग्रेस और सनातन धर्म की, यदि मैं दलित की बेटी के साथ खड़ी होती हूँ, यदि मैं दलित की बेटी के साथ खड़ी होती हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सवर्ण की बेटी के खिलाफ अपराध को सहूंगी। यदि बीबीसी की रिपोर्ट इस्लामीकरण की बात उठा रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो उसका मतलब ये नहीं है हम जहाँ गलत है उसको गलत कहेंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम सही के साथ नहीं खड़े, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दूसरी तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है जी प्रवीण जी। देखिए यतेंद्र, अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है। बहन जी ने किस रिपोर्ट का जिक्र किया? बीबीसी चैनल कहाँ का है? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मैं बड़े दावे तौर पे कहता हूं कि विश्व के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां लगातार सक्रिय रही हैं जिन्होंने भारत को कमजोर करने की कोशिश की। बीबीसी तो जब धारा 370 हटाई गई तब भी बीबीसी ये रिपोर्ट चला रहा था कि ये गलत हो गया। तब भी कांग्रेस बीबीसी की रिपोर्ट के साथ खड़ी होकर राहुल गांधी जी लगातार धारा 370 हटाने के विदेशी ताकतों पर ज्यादा भरोसा है कांग्रेस वालों को। मैं वही कह रहा हूं, इनको ज्यादा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो राफेल को भारत में ना आ पाए इसके लिए कोर्ट में चले गए थे। ये राफेल का आना रुकवाना चाहते थे। ये लोग वो हैं जो बीबीसी की बात सुन के धारा 370 हटाने के खिलाफ खड़े हो गए थे। जब राम मंदिर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब भी बीबीसी ने रिपोर्ट चलाई थी। इसी वजह से राहुल गांधी जी और कांग्रेसी जो है राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो गए थे। इन लोगों की सोच है ये चाहते हैं देश को कमजोर करना। ये इसीलिए बीबीसी की रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, बीबीसी की रिपोर्ट को मानते हैं। अरे साहब, देश के अंदर इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस है, देश के अपने मीडिया हाउस है। वो लोग उन मीडिया हाउस को चलाते हैं जिनको देश की समस्याओं का पता है, देश के स्वाभिमान का पता है, देश के सम्मान का पता है। आप उनका जिक्र क्यों नहीं कर लेते? उनकी रिपोर्ट को क्यों नहीं मान लेते? आपको बीबीसी रिपोर्ट इसलिए पसंद है क्योंकि वो देश के खिलाफ चलती है, और यही आपकी सोच है, इसलिए आप देश के बीबीसी का तो बड़ा खुलकर मामला आ गया है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही खबरें करती है। और सबसे बड़ी बात, बीबीसी तो चाइना के साथ रिपोर्ट, चाइना की फेवर में रिपोर्ट दे रही थी, इसलिए राहुल गांधी जी चाइना के साथ खड़े थे। इससे समझ में आ रहा है प्रवक्ता की बात से। और जहां तक बात है कि राजनीति करने का, देखिए विषय राजनीति का नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन जब जिक्र डेंगू का आता है तो ये बताना भी मेरा कर्तव्य हो जाता है कि 2010 में जब इस बीमारी ने पहली बार दस्तक दी थी, लगातार सरकारों के सामने एक समस्या थी, और हालात 2012 तक तो ये रहे यतेंद्र कि यही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टेस्ट करके इसको डायग्नोज किया जाए। जी हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में बात करता हूं। बहन जी की पार्टी की सरकार 2014 तक रही, मात्र 13 लेबोरेटरीज थी हरियाणा के अंदर बहन जी, और आज 27 लेबोरेटरीज हैं जो डेंगू का टेस्ट करती हैं। बहन जी, फ्लू कॉर्नर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं। सरकार ने बाकायदा ये प्रावधान कर दिया कि डेंगू के पेशेंट को प्लेटलेट्स मुफ्त मिले, और आपकी सरकार के दौरान तो टेस्ट ही 2000 रुपए का था। हमने तो वो टेस्ट भी 600 रुपए का कर दिया प्राइवेट लैब में। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो आप कह रहे हैं कि डाटा नहीं है, पार्लियामेंट में होता नहीं है, ठीक है आपके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अत्रे साहब, ये क्योंकि बहस ही हमने डेंगू और कोरोना को लेकर की है, तो मुझे लगता है राजनीति की बातें कम और इन आंकड़ों पर अगर बातें होंगी, सरकार के कामकाज पर ज्यादा बातें होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिबेट आम जनमानस से, उसके सरोकारों से जुड़ी हुई है। लोहान साहब, क्या कितना आपको लगता है कि सरकार ने सच में, अगर पिछली सरकारों की तुलना करें और इस सरकार की तुलना करें, तो डेंगू, मलेरिया या कोरोना को लेकर जो कदम उठाए हैं उनका फायदा आम आदमी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए यतीन जी, जैसे एक तो मैं अत्रे जी का जवाब दूंगा कि जैसे बीबीसी के बारे में इन्होंने बोला जी, कि जब बीबीसी चैनल, जब मोदी जी अमेरिका में जाके रैली कर रहे थे, या ट्रंप जी मोदी जी के साथ इंडिया में आके कर रहे थे, तो बीबीसी ने उस समय भी बड़ा चढ़ा के मोदी जी को दिखा था कि कितने लोग फैन है मोदी जी के। तब तो अत्रे जी ने ये नहीं कहा कि भाई बीबीसी बड़ा ठीक नहीं है, इंग्लैंड का है। न्यूज चैनल किसी भी देश का है, वो अगर कोई गलत चीज दिखा रहा है या सही दिखा रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाना, केवल मात्र ये कह के ये विदेशी चैनल है, तो इसका मतलब हमारे देश के चैनल अगर किसी दूसरे देश में दिखाया जाएगा तो हमारे देश के ऊपर भी उंगली उठना स्वाभाविक है। तो मैं सबसे पहले तो इनको दुरुस्त करना चाहूंगा कि अत्रे जी, ये आप गलत कह रहे हो कि किसी भी चैनल पे उंगली उठाना। आप इंडिया के किसी भी चैनल के बारे में अगर हम ये कहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का या कांग्रेस का या कोई भी आदमी, कि सिर्फ मोदी जी के बारे में ज्यादा दिखा जाता है, तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं।
और दूसरी ठीक है लोहान साहब, मुझे लगता है मैंने फिर बात को मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति की तरफ न जाकर अगर हम मुद्दों की बात करें, जिस मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं उस पर बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ पलवल के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब इस बड़ी बहस में। अगर मैं आपसे आपके यहाँ की बात करूँ पलवल की, तो पलवल में कौन कौन से कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं जिससे डेंगू और खासकर कोरोना तो चल रहा है लेकिन उसमें डेंगू जैसी महामारी फिर से ना फैले? जो पलवल का क्षेत्र है उसमें जो खादर का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की समस्याएं यमुना के पास होने की वजह से जो डेंगू के केसेस यहाँ काफी आते रहे हैं जी। और जो इस साल के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें मुख्य से जागरूकता सबसे पहले है। दूसरी बात है लार्विसाइडल एक्टिविटी लगातार की गई है। जो जहाँ पे ओपन ड्रेन है वो उनके अंदर लार्विसाइडल स्प्रे किए गए हैं। तीसरा ये कि अगर कहीं पे भी मॉस्किटो हो जाते हैं तो उसके लिए फॉगिंग लगातार की गई है, जो कि ट्रिपल प्रोंग स्ट्रेटेजी से की गई है, नगर परिषद के माध्यम से भी और साथ में सरपंचों के माध्यम से भी, और स्वास्थ्य विभाग भी उस पर खड़े कर रहा है। और सबसे जरूरी है कि हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2.5 लाख घरों तक राउंड लगाते हुए लोग पहुंच पाए हमारे हेल्थ टीम के, और उसके माध्यम से जहाँ जहाँ लार्वा मिले वहाँ पर उनको नोटिस भी दिए गए। उसमें उद्देश्य कोई प्रिवेंटिव एक्शन का नहीं था, उसमें ये था कि जिनको बहुत से लोगों को हैरानी होती थी कि उनके घर पे डेंगू मलेरिया का लार्वा कैसे मिल गया, खासतौर से फ्रिज के पीछे बहुत लोगों के घरों में मिला। और दूसरा ये कि लोगों में जागरूकता के ऊपर लगातार हम लोग लगे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से रिसर्च आ रही है सामने, जो खबरें आ रही हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोरोना के केस और बढ़ेंगे और उसमें भी डेंगू जैसे केस बढ़ जाएंगे, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? किस तरह से देख सकते हैं इस खबर को? जी, मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना की अगर बात करें, कोरोना और जो पॉल्यूशन का आपस में संबंध है वो अभी तक यही रहा है कि कोरोना आने के बाद में पॉल्यूशन कम हुआ, और पॉल्यूशन कम इस वजह से हुआ कि ट्रैफिक कम हो गई और मूवमेंट कम हो गई उस वजह से, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कुछ कम हुई। लेकिन अब जो मौसम आ रहा है उस मौसम में आमतौर से हवा का चलन इस प्रकार से हो जाता है कि पॉल्यूशन फिर से बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ने के बाद अस्थमा के केसेस या सीजनल फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय WHO का अनुमान आ रहा है कि हो सकता है अगले महीने के अंदर दोबारा से मौसम बदलने के बाद में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं, और सबसे ज्यादा हम लोग को जो इस समय चिंता की बात है कि वो त्योहार का मौसम भी है, और त्योहार में हम लोग बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, भीड़ भाड़ होती है बाजार में। तो उस समय पर सबसे लगातार जरूरी यही है कि हम लोग ये जागरूकता पहुंचा पाए आम जन तक की मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस सब पे इस समय जोर ज्यादा दिया जा रहा है। तो पलवल की अगर मैं बात करूं सीएमओ साहब, तो क्या पलवल में वो सारे इंतजाम किए गए हैं, मशीनें तैयार हैं, लैब्स तैयार हैं? जी, अगर टेस्टिंग की बात करें तो लैब के लिए हम 2 तरीके से लैब कर रहे हैं। एक तो THSTL लैब है जो फरीदाबाद में, वहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। दूसरी एक इसके लिए लैब है जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है, जिसमें तुरंत वहीं पर रिपोर्ट बनाकर दे दी जाती है 3 घंटे के अंदर। 2 तरीके से RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, और साथ के अंदर जो एंटीजन टेस्टिंग है वो तो लगातार की ही जा रही है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है उसके लिए कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं, वो तैयार हैं, और साथ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कोविड हेल्थ सेंटर है वो तैयार है। हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता और बेहतर तरीके से आए, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम बच पाते कोरोना से तो वो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। महिमा जी, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी होगी, सीएमओ हैं पलवल के। हमेशा सरकार भी इसी तरह के दावे करती है कि तमाम तरह की तैयारियां उनकी तरफ से की जाती हैं। क्या आपको लग रहा है कि सच में ये तैयारियां काम आती हैं, आम आदमी को फायदा मिलता है? क्योंकि आरोप तो ये भी लगते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ उनको इलाज नहीं मिलता, उनका टेस्ट नहीं होता, या कोरोना का टेस्ट कराकर उन्हें दूसरी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। आरोप तो बहुत से हैं यतेंद्र जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने बात उठाई थी हेल्थ वर्कर्स के डेटा की, माइग्रेंट लेबरर्स के डेटा की। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने खुद माना था ये राज्यसभा के अंदर कि वो लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन का यूजेज जो है वो डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर नहीं मेंटेन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है उनकी डेथ के ऊपर।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कोविड की बात कर रहे हैं और आपने राजनीतिक प्रवक्ताओं को बुलाया हुआ है, तो बात इसके ऊपर होनी चाहिए, बात इसके ऊपर होनी चाहिए। आप राजनीतिकरण नहीं करने का बात कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक बातें जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। तो बीजेपी ये बता दे कि यदि वो सच में चिंतित हैं हमारे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, सीएमओ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो ये बता दें कि वो डॉक्टर्स की, नर्सेज की सुरक्षा के लिए पहले तो पीपीई किट्स आने में देर लगी थी, उसके बाद आज हमारे पास डेटा नहीं है कि किस तरह की व्यवस्था है हमारी, इसका बीजेपी जवाब दे दे। ठीक है अत्रे साहब। जी जी, देखिए महिमा जी वही है अभी तक। बहन जी को शायद अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी की हैं, तो स्वाभाविक है इस तरह की दृष्टिकोण रहेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम को चलाने वाले पार्टी की हूँ अत्रे साहब, देश का स्वतंत्रता संग्राम का समय का सम्मान, अब कहाँ गया समय का सम्मान? आप उस पार्टी से हैं बहन जी जिसको एक अंग्रेज ने A.O. ह्यूम ने बनाया था और अंग्रेजों की मदद के लिए बनाया था। ये फिर कोविड से राजनीतिकरण पर आगे, नहीं आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, क्योंकि डेटा के ऊपर आप बताइए। आपने जिक्र किया बहन जी, आपने खुद कहा, महिमा जी स्वतंत्रता संग्राम की बात आपने की, ये बात तो यहाँ पर मुद्दे की थी नहीं। आपने जिक्र किया तो मैं जवाब दूंगा आपका। अब मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, मैंने बता दिया आप किस पार्टी से संबंधित है, जिसको A.O. ह्यूम ने बनाया था अंग्रेज ने, और मैंने उसका खंडन कर दिया। अरे आगे सुनिए बहन जी। चलिए ठीक है, अब आंकड़ों पर आ जाइए जो महिमा जी ने भी सवाल उठाए और जो इस बड़ी बहस से मतलब है। मैं चाहता हूं कि केवल उसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरकार किस तरह से काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही है तो कहां दिक्कतें आ रही हैं, आम आदमी को प्रॉब्लम कहां आ रही है, या आम आदमी के लिए किस तरह का सहयोग हो रहा है, केवल उन पर बात कीजिए। देखिए पहली चीज तो ये है, बहन जी को ये पता होना चाहिए जो स्वास्थ्य होता है ये स्टेट सब्जेक्ट रहता है। केंद्र सरकार जब शेड्यूल 7 के अंतर्गत, अरे भाई बहन जी पूरा नहीं सुनती। महिमा जी वैसे तो आप कहती हो कि पूरी बात सुने आपकी, अब आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहती हो। अरे दोबारा आपने तो बड़ा नहीं, आप हर बार यही शिकायत करती हो, दूसरे की भी तो सुन लो, सुनने का धैर्य रखिए। अरे बहन जी ज्ञान बढ़ेगा, सुन लीजिए पूरा। स्टेट सब्जेक्ट होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अनुसार अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, अरे भाई सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 आपका भी ध्यान बहन जी फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते तो केंद्र कानून बना सकता है, ये भी पढ़ा ही होगा ना आपने। फिर क्यों उछल के बीच में आ गई थी? अगर आपको पूरा ज्ञान है, जब पढ़ा है आपने तो फिर क्यों बीच में आ गई थी? अब सुनिए यतेंद्र, आपने कहा कि सरकार, देखिए मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ों के साथ बता देता हूं। जहां तक डेंगू का विषय है, मैंने बताया कि 2010 से समस्या आनी शुरू हुई। इस सरकार ने इसके ऊपर बहुत चिंता की और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, हरियाणा में विशेष तौर पे 2017 के अंदर 4550 केसेस आते हैं डेंगू के, लेकिन 2018 के अंदर वो 1936 रह जाते हैं, 1936, और 2019 में आके वो 1207 रह जाते हैं। 10 अक्टूबर 2020 तक अभी तक 185 केसेस है। कोविड का डेटा, बहन जी रुकिए, कोविड का डेटा, बहन जी या तो एंकर को पूछने दीजिए। महिमा जी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सुनाने के लिए तैयार बैठी हैं बस। नहीं सुना भी नहीं सकते। इनकी समस्या ये है क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं। मैंने बताया ना कि जब इनकी सरकार थी हरियाणा के अंदर 13 लेबोरेटरीज थी, प्राइवेट लैब के अंदर 2000 का टेस्ट होता था, बीपीएल के अंदर टेस्ट की सुविधा थी, बाकी लोगों के टेस्ट नहीं होते थे। हमारी सरकार ने आते ही पहले तो सबका टेस्ट फ्री किया। और जो प्लेटलेट्स, अरे बहन जी सुन लीजिए, अब थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका। और जो इनकी सरकार प्लेटलेट्स के लिए 8500 रुपए लेते थे, हमने मुफ्त कर दिया वो। अब प्लेटलेट्स के लिए किसी का 1 रुपया नहीं लगता है यतेंद्र, मुफ्त प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो फ्लू कॉर्नर्स बने हैं वहां पे अगर कोई भी सस्पेक्ट आता है, जिसको खांसी है, जिसको बुखार है, उसका कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया का टेस्ट भी होता है। इस तरह का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। अब बात आ जाती है कोरोना की, जिसके ऊपर बहन जी बड़ा चल रही थी, उम्मीद कर रही थी कि प्रावधान तो है अत्रे साहब, लेकिन आरोप ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए लोग मजबूर हैं। आरोप ये है, आंकड़े तो कह रहे हैं आपके पास। सुनिए जितेंद्र, सुनिए, मैं आपके चैनल पे कोविड के लिए 3 बार पहले चर्चा में बैठ चुका हूं, इत्तेफाकन पहले, उस वक्त आप नहीं थे। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए हरियाणा का एक उदाहरण दे दीजिए कि फला आदमी हॉस्पिटल गया लेकिन उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली, नाम लेकर उदाहरण दीजिए।
मैं यही कह रहा हूँ, ये नकारात्मक प्रचार, ये जो कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ली करते हैं, ये देखते नहीं है कि जब इनकी सरकार थी आपके पास। ठीक है लोहान साहब, क्या ये जो अत्रे साहब कह रहे हैं केवल आरोप है, कोई नाम नहीं है, केवल नकारात्मक प्रचार आप लोगों के द्वारा किया जाता है? यतीन जी देखो, मैं अत्रे साहब जी को भी दुरुस्त करना चाहूंगा, जैसे ये महिमा जी को दुरुस्त करना चाह रहे हैं कि जब ये कोविड-19 इस देश में आया उस समय, अभी कोई ज्यादा लंबी दूरी की बात नहीं है, 4-5 महीने पहले की बात है, पूरे हरियाणा भर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था। तो जितने भी कोविड-19 के मतलब बीमार लोग थे उनको वो सुविधा मिली ही नहीं, तो वो लोग बेचारे, कोई तो मर गया, कोई डर में कूद, या फिर दिल्ली चले गए, या फिर पीजीआई चले गए। कहने का मतलब ये है कि ना तो आज की डेट में भी पूरे हरियाणा में डॉक्टर है, डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, वेंटिलेटर हर हॉस्पिटल में नहीं है सरकारी। मैं इनको बताना चाहूंगा, जैसे ये हमको कह रहे अत्रे जी कि मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। और दूसरी बात, अत्रे जी को एक और मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को कह रहे थे कि इंग्लैंड की है, अंग्रेजों की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके बीजेपी के सबसे बड़े नेता जिन्होंने पार्टी शुरू की थी, और नेहरू जी की सरकार में प्राइम मिनिस्टर थे जब नेहरू जी आपके कैबिनेट मंत्री। आपको पता होगा, मैं आपको अरे मैं जवाब दे दूंगा, आपका जवाब दे दूंगा, आपका जवाब दे दूंगा। आप जवाब दे दो कि वेंटिलेटर हर हॉस्पिटल में है क्या आज की डेट में? चलिए रितेंद्र जवाब दे दूं, रितेंद्र जवाब दे दूं। नहीं बोलने दीजिए लोहान साहब को थोड़ा सा, जी अपनी बात पूरी कीजिए लोहान साहब। जी 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 कि पूरे हरियाणा भर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, क्या उनमें सब में डॉक्टर है? क्या उन सब में वेंटिलेटर है? आप दे दीजिए जवाब, या फिर राजनीति छोड़ दीजिए। अब बोलिए अत्रे जी। देखिए, इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया, जो नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्री थे, और जो दुर्गा भिलाई कारखाना जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही लगाया हुआ है जी। और इनको शायद ये जानकारी नहीं है, जिस तरह से चौधरी देवीलाल जी भी पहले कांग्रेस में थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में नहीं थे जी। अरे सुन लीजिए भाई, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? अब बीच में बोल के क्या साबित करोगे? बीच में बोल के क्या साबित करोगे? अरे मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे जो झूठ, ये तो जनता साबित करेगी ना भाई, झूठ है या सच है। अरे सुन लीजिए भाई, अब इनको चुप करवाओ यार, अब इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। अरे भाई अब सुन लो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, अरे भाई तो यार, अरे भाई, अरे ठीक, मेरे बाद में कर लेना ना भाई, बीच में जरूर करना है, जब समय मिलेगा कर लेना मुझे, ठीक। पहले सुन तो लो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत थे जो सबसे छोटी आयु में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे, रिकॉर्ड है उनके नाम। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेहरू के मंत्री, अरे भाई वो तो कलकत्ता नेहरू के मंत्री थे, लेकिन उससे पहले थे लोहान साहब, मैं आपको बता दूं, थोड़े समय के लिए रहे थे, और 2 विधान 2 निशान का जब मामला आया तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जनसंघ की नई पार्टी की शुरुआत की थी। ये तो इतिहास है लोहान साहब, इस पर कहां जा रहे? 2 विधान 2 निशान वाला जो कश्मीर का मामला आया था, दिल्ली से कश्मीर को लेकर उन्होंने यात्रा शुरू की थी, वो तब का मामला है। इनकी जानकारी, उसके बाद जनसंघ शुरू हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर भी नेहरू जी के मिनिस्टर रहे हुए हैं, लेकिन वो विरोधी थे नेहरू जी के राजनीति। और नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से माफी भी मांगी थी। इनको ये तो इतिहास है, ये तो आंकड़ा है। चलिए छोड़िए, बात जिस मुद्दों को लेकर हो रही है केवल उस पर कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कहीं से कहीं तो मुद्दा मत ले जाइए। बात मुद्दे की हो रही है, कोरोना को लेकर हो रही है, डेंगू को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए, क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा मिल रहा है, सरकार की जो सहूलियत है, जो दावा सरकार कर रही है, अगर उन पर चर्चा करेंगे तो आम आदमी को फायदा मिलेगा। जी तेंद्र देखिए, रुकेंगे तो रुकोगे, थोड़ा सुनो। देखिए तेंद्र ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब जब कोरोना शुरू हुआ हरियाणा में एक भी वेंटिलेटर नहीं था जी। नहीं पता, अरे गवर्नमेंट की बता रहा हूँ साहब। ठीक है अत्रे साहब मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब 1 सेकंड के लिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ साहब, जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपके यहाँ वेंटिलेटर थे कि नहीं थे? ऑन रिकॉर्ड आप ही बता दीजिए। पलवल में जी, मैं कहना चाहूंगा कि पलवल सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वेंटिलेटर उस समय उपलब्ध नहीं थे जब कोरोना का ये शुरू हुआ जी। लेकिन समय के साथ अब वेंटिलेटर उपलब्ध हुए हैं, 3 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। समय के साथ मैं कहना चाहूंगा कि प्रयासरत है, और ये तो स्वास्थ्य तो एक तरीके की ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जितना बेहतर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल उतनी समस्याएं या उतनी ही आवश्यकताएं सामने और आती हैं।
तो ये तो लगातार प्रयास करने की अभी क्या स्थिति है वेंटिलेटर की? अभी 3 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं और वो फंक्शनल हैं इसके लिए। पूरे पलवल में 3 है। चाहूंगा कि पहले से बेहतर हुई है डॉक्टर्स की उपलब्धता भी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और उससे ज्यादा आवश्यकता है समाज में अर्ली डायग्नोसिस की, अपनी समस्या को लेकर जनता के अंदर जागरूकता आए। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि आखिरी स्टेज पर ही लेकर आते हैं कि जब बिल्कुल हालत बिगड़ जाती है तब लेकर आते हैं। तो मशीनें और जागरूकता दोनों पैरेलल चलनी चाहिए, तभी हम बेहतर क्वालिटी का स्वास्थ्य दे पाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब साहब आप बोलिए, अब तो आपने सुन लिया ऑन रिकॉर्ड बयान डॉक्टर साहब का। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, बात पूरी कर दूं जी। देखिए अभी क्या कह रहे हैं मित्र, हालांकि डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि जब कोरोना आया था वेंटिलेटर नहीं थे। साहब हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जब कोरोना आया था देश के अंदर पीपीई किट नहीं थी, जब कोरोना आया था देश के अंदर हेल्थ इक्विपमेंट की कमी थी, सरकार ने देश में ही पीपीई किट बने, देश में ही बहुतायात में मास्क बने, देश में ही वेंटिलेटर बने और ये सारा फिर सरकार ने किया। और आज हालात ये है कि हम प्रतिदिन 4 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम उस स्थिति के अंदर है। ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन मित्र क्या कहते हैं? अरे भाई देख, तो बीच में मत बोला करो। लोहान साहब चर्चा करनी सीख लो भाई। लोहान साहब सुनिए, अब लोहान साहब सुनिए, अब सुनिए लोहान साहब सुनिए। अब आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने समय पे बोलिए, समय पे बोलिए, लेकिन अगर आप सुनने के लिए उतावले हैं तो सुन लीजिए। सबसे ज्यादा अभी सुनिए 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 लोहान साहब, आज स्थिति ये है कि हमारा देश आत्मनिर्भर है पीपीई किट में, आत्मनिर्भर है मास्क बनाने के अंदर, आत्मनिर्भर है वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आज स्थिति ये है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप एक उदाहरण नहीं देके बता सकते नाम लेके कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। नाम लेके एग्जांपल बता दीजिए। महिमा जी से पूछ लेते हैं सवाल। तो महिमा जी से, जो अत्रे साहब दावा कर रहे हैं कि सच में है आम आदमी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, कोई आंकड़े हैं आपके पास? ठीक है लोहान साहब, मैं आऊंगा, महिमा जी को ही बोलने दीजिए। जी महिमा जी, मुझे तो ये सवाल दरअसल बीजेपी से करना है कि अगर आम आदमी को सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी और तमाम बड़े नेता मेदांता गुड़गांव क्यों जा रहे हैं? जी जी, शर्म की बात है इनके लिए। मैं अभी जवाब, इसका भी जवाब दे दूं। बिल्कुल। देखिए ऐसा है छोड़ दिया। अरे भाई एक तो इनको ना आईएनएलडी वाले भाई को, ठीक है आप अपनी बात कीजिए ना अत्रे साहब। 3 में ना 13 में उछलते ज्यादा हो यार तुम, थोड़ा सुन तो लिया करो भाई, सुन तो लिया करो भाई, थोड़ा सुना करो। इस विषय पे मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं ये बात मीडिया के सामने आके बताई थी कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे खुद ये सुजेशन दिया कि जिस तरह की स्थिति है और आप जहां पे हो, आप बेहतर है गुड़गांव चले जाएं। उन्होंने खुद स्पष्ट कर दी थी ये बात। इसके लिए मुझे किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। अरे सुन लीजिए, अरे जितेंद्र भाई, अरे जितेंद्र मंत्री, जितेंद्र भाई, मैं आईएनएलडी, अरे सुन लीजिए लोहान साहब, पूरा मौका दूंगा आपको, अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगा। एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए। लोहान साहब मुझे क्यों इस स्टेज पे लाके खड़ा करते हो कि मैं आपके बारे में सब? ठीक है ठीक है अत्रे जी, क्योंकि मैं आपको समय कम है, अपनी अपनी बात कीजिए। जितेंद्र, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा पॉजिटिव हुए थे। पंचकुला की डॉक्टर पूनम गुप्ता, नाम भी बता देता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में, जिन्होंने मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को ट्रीट किया था। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। क्या मैं सामर्थ्य नहीं हूं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए? क्या मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं विदेश में जाके इलाज करा सकूं? लेकिन मैं नाम लेके कोट कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं और इससे बड़ा उदाहरण क्या दूंगा? दूसरी बात, ये जो मित्र हैं लोहान साहब, इनसे मेरा निवेदन है कि कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को समझाएं कि इस कोरोना को सीरियस लें। कभी फतेहाबाद के अंदर, कभी जींद के अंदर आप 200 आदमी इकट्ठा करके क्यों उनकी जिंदगी को खतरे में डालते हो? उनको समझाओ और उनको ये भी बताओ कि वो स्वयं भी मास्क लगाए, खुद भी लगाना होता है, अपने आप को भी बचाना है और अपने शुभचिंतकों को भी बचाना है। उनको ये भी बताओ। यहाँ पे आप लगातार भाषण दे रहे हो, ना आप जनता का परवाह कर रहे हो, ना आप खुद की परवाह कर रहे हो। कम से कम जागरूकता अभियान चल रहा है भाई, जागरूक हो जाओ। सुन लो ये बात कि हमें ये करना है, ये हमारे बचाव के लिए है। पीपी किट बांटी अत्रे जी, ठीक है, हमने तो मास्क बांटे हैं। लोहान साहब आप कहिए अपनी पूरी बात जी। भाई मास्क भी लगवा दिया करो, अगर बांटे हैं तो कौन लगाए उसको? अगर बांटे हैं तो कौन लगाओ उसको? वो लगाने के लिए है, वो घर में रखने के लिए थोड़ा ही है। हमारे नेता अभय सिंह जी मास्क नहीं लगाए घूमते, हम सभी मास्क लगाते हैं जी।
अत्रे जी आप बात मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस और फोटोज दे दूंगा मित्र, जब वो ले लीजिएगा मुझसे। यतीन्द्र जी के पास भी कोई रिकॉर्डिंग चला देंगे अभी। अत्रे जी आपके बांटने के लिए है, उनको लगाना भी है, हमने घर में नहीं रखना। आप मेरी बात पूरा होने दे अत्रे जी। आपके मंत्री नहीं, अब आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपकी बात पूरा होने दूं। आप लगातार चिल्ला रहे थे, मैं आपको बार बार रोक रहा था कि भाई मत बीच में ठीक है, बोलो, ठीक है, बोलो। ठीक है, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है अत्रे जी, लोहान जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं अत्रे जी से जवाब लूंगा। हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर नहीं थे क्या जो अनिल विज जी की हड्डी ठीक जी, और जितने भी कोरोना होता है किसी भी मंत्री को, वो सारे के सारे प्राइवेट और मैदानता में जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा नहीं है कि आपके मंत्रियों को उनका रख रखाव कर सके? तो गरीब आदमी कहा जाएगा अगर आपका मंत्री तो चला गया क्योंकि सरकारी खजाने से पैसा ले लेंगे? गरीब कहा जाएगा गरीब? मुझे बताइए। यतीन्द्र जी, पीपीई किट और ये सारा कोरोना, ये सारा का सारा मिक्स कर रहे हो। पूरे हरियाणा में आज भी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेंटिलेटर नहीं है पूरे के पूरे हरियाणा में। और ठीक है, 6 साल से है। ठीक है लोहान साहब, ठीक है, मैं अब आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। बताइए अत्रे साहब, आरोप यही है कि मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या कोई भी हो, आपके लोग, आपके नेता तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। नहीं, देखिए ये कहना, सुनिए, अब इनको कहिए आप चुप हो जाएं जरा। देखिए ये कहना जो है ना, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपने 20 नेता और विधायकों के नाम गिनवा दूंगा जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि कुछ जो ऐसे नेता या ऐसे विधायक भी रहे हैं जिन्होंने गुरुग्राम में, मेदांता में जाके ट्रीटमेंट लिया है, इससे इनकार नहीं करता। लेकिन लोहान साहब को तो धन्यवाद ही होना चाहिए, मेदांता में गए ट्रीटमेंट करवाने। कहीं ना कहीं लोहान साहब आपको तो धन्यवाद ही होना चाहिए, क्योंकि एक दिन डिबेट में आपके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मेदांता हमारे टाइम में बना, हमारे टाइम में बना। आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी के बाद अभी मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, लोहान साहब, गरीब के आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, महिमा जी कुछ बोलने वाली, क्योंकि समय कम है, जरा जी जल्दी। मैं बोलने वाली थी जी। ये सवाल घूम फिर कर वहीं आता है। अत्रे जी ने जवाब दिया है अभी कि डॉक्टर्स ने उनको रेफर कर दिया था कि मेदांता चले जाएं, क्योंकि यहाँ सुविधा पूरी पर्याप्त नहीं है हमारे पास। ये बताएं कि क्यों रेफर कर दिया था, कौन क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई थी? मुख्यमंत्री जी ने उस समय ट्वीट किया था, ऐसी कोई खबर बाहर नहीं आई कि उनकी कोई कंडीशन, पहले दिन भर्ती हुए, दूसरे या तीसरे ही दिन वो मेदांता चले गए थे, क्योंकि सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब, क्या अब डेंगू की जो बात हम बार बार कर रहे हैं कोरोना काल में, क्या आपके यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है? और अगर फिर भी आम लोगों को वहां पर सुविधा नहीं मिलती है तो वो क्या करें, कहां पर शिकायत करें? इसकी कोई आपने कोई वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध कराई है? कहना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने इसके लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना का कोई मरीज रेफर नहीं किया है हमारे जिले से जी। और वेंटिलेटर की जहां तक बात है, वेंटिलेटर अब उपलब्ध है और ऑक्सीजन का इसमें काफी रोल रहता है कोविड को लेकर। तो कोविड के लिए हमारे पास में ऑक्सीजन की पूर्णतया व्यवस्था है। लगभग 350 बेड ऐसे प्रिपेयर्ड है जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकारी बेड पर अवेलेबल है जी। और रेफरल की अभी तक सिचुएशन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को लकीली नहीं आई है। जहां तक डेंगू की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि डेंगू के केस काफी हद तक कम हुए हैं। इस बार हमारे जिले के अंदर 5 ही केस डेंगू के आए हैं और पिछले काफी सालों से धीरे धीरे करके ट्रेंड कम हो रहा है। डेंगू के बारे में लोगों में जागरूकता आ रही है। इसको धीरे धीरे केसेस मुझे लगता है और कम हो जाएंगे और अभी तक किसी केस को डेंगू के लिए भी रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। और जो निकल कर वह यही आया कि राजनीति तो अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो हमेशा जारी रहता है, लेकिन जिस तरीके से जन जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है, केस कम होने के आंकड़े उसी हिसाब से आते जा रहे हैं। और इंडिया न्यूज हरियाणा की भी मुहिम यही है कि जो जन आंदोलन है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आम लोगों की हेल्थ के लिए, उसमें लोग भागीदारी जरूर निभाएं, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखें, क्योंकि आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, पूरा हरियाणा इसी तरह से बचेगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।